जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और जो अभी टॉपिक चल रहा है एवरेज एंड एज, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को, जो कि मैथ्स सीखने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम एकदम जीरो से हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को जीरो से उठाते हैं, जीरो लेवल से उठाते हैं और हाई लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो नहीं सीखे हैं अभी तक मैथ, उनके लिए तो अच्छा है ही, जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी बहुत सारा चीज आपके लिए नया होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फायदा ले सके। ठीक है, तो हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत सारा सवाल हम लोग डिस्कस कर भी लिए हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास के बाद अगला जो सवाल है वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा ना, बहुत अच्छा सवाल है कि किसी छात्रावास है, लिख दिया। छात्रावास में 50 छात्र है, टोटल 50 छात्र है। किसी छात्रावास में 50 छात्र है, जब उनमें 10 छात्र बाहर चले गए। कोई हॉस्टल है, उसमें टोटल 50 छात्र था, उसमें से 10 छात्र बाहर चले गए, तो कुल खर्च जो है 800 रुपये से कम हो जाता है। हॉस्टल में बहुत सारे 50 स्टूडेंट रहते हैं, उन सब के बीच कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जब 10 छात्र चला गया तो ऑटोमेटिक है कि आपका खर्च जो है वह कम हो जाएगा। वह कितने से कम हो गया? 800 रुपये से कम हो गया। लेकिन औसत खर्च जो है 30 रुपया से बढ़ गया। औसत खर्च कहने का मतलब कि हर एक स्टूडेंट के द्वारा जो किया गया खर्च है वह पहले से 30 रुपया अधिक बढ़ गया। पहले जितना औसत था, हमें मालूम नहीं है कि कितना औसत था, लेकिन पहले से 30 रुपया अधिक हो गया उसका औसत खर्च। लेकिन 800 रुपया टोटल खर्च कम हो गया। ठीक है, तो पहले सभी छात्रों में कुल कितने रुपया खर्च किया जाता था, यह आपसे पूछा है। कुल कितना रुपया खर्च किया जाता था, यह आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो 50 छात्र था। अगर हमको पहले छात्र का औसत खर्च जो है, 50 छात्र का औसत खर्च जो है वह हमको अगर मालूम चल जाए, तो 50 छात्र का कुल खर्च कितना रुपया किया जाता था यह मालूम हो जाएगा कि नहीं। तो मान लीजिए ना कि पहले अगर आपका औसत खर्च था, शुरुआती औसत खर्च जो था वह मान लीजिए आप एक्स था, एक्स रुपया, यानी कि हर एक रुपया, हर एक छात्र पे एक्स रुपया खर्च होता है। तो 50 छात्र था टोटल, तो 50 छात्र था तो कितना खर्च हो गया टोटल? 50x हो गया। अब जो है 10 छात्र बाहर चला गया। 10 छात्र जैसे ही बाहर गया तो टोटल खर्च जो पहले 50x हो रहा था उससे 800 रुपया कम हो गया। लेकिन 30 रुपया से प्रत्येक का औसत खर्च जो है वह बढ़ गया। तो 50 छात्र में से 10 छात्र चले गया तो कितना छात्र बचा? 40 छात्र बचा। अब 40 छात्र का कुल औसत कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो 40 इंटू, अब जो औसत आपका 30 रुपया से बढ़ गया वह कितना हो जाएगा? पहले x रुपया था, अब 30 रुपया से बढ़ गया। अब पहले का कुल खर्च, 50 विद्यार्थी का कुल खर्च और 40 विद्यार्थी का कुल खर्च, दोनों के बीच का अंतर जो है
कह रहा है कि 800 रुपया से कम हो गया, यानी कि अंतर 800 है। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, तो हमको कुल खर्च भी पता चल जाएगा। कुल खर्च पहले 50 स्टूडेंट था, तो 50x कुल खर्च है, तो 50 गुने x का वैल्यू। क्लियर है? तो यहां से देखिएगा, 50x माइनस 40x 10x माइनस 1200 है, उधर जाएगा तो 2000 हो जाएगा। 1200 प्लस 800 2000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 200 रुपया, यानी कि हर एक स्टूडेंट पे पहले 200 रुपया खर्च होता था। ठीक है, तो अब प्रारंभिक कुल खर्च जो हो जाएगा आपका, जो कि आपसे पूछा भी है, प्रारंभिक कुल खर्च आपका 50x है, तो 50x का वैल्यू पुट कर दीजिए 200, यानी कि 10,000 रुपया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो प्रारंभिक औसत हम लोग x रुपया मान लिए थे। चलिए, तो बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि एक छात्रावास में इस बार 38 छात्र है। ठीक है, अगर 12 छात्र और आ गए, ठीक है, इस पहले वाले सवाल में कुछ छात्र चला जाता था, 50 छात्र रहता था, 10 छात्र चला जाता था। इस बार 38 छात्र है, अब 12 छात्र आ गया, तो पहले जो खर्च होता था वह आपका आपका उससे ज्यादा खर्च होगा, क्या कि यहां पे स्टूडेंट तो बढ़ रहा है। खर्च जो है 44 रुपया प्रतिदिन से बढ़ जाता है। मेस का खर्च जो है 44 रुपया प्रतिदिन, यानी कि हर एक रोज का खर्च मेस पे 44 रुपया से बढ़ गया। ठीक है, जबकि प्रत्येक प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 2 रुपया घट जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि 38 गो टोटल छात्र है, उसमें से 12 छात्र और आ गया उस छात्रावास में, तो डेली का खर्च जो है वह 44 रुपया से बढ़ जाता है। लेकिन औसत खर्च जो हर एक स्टूडेंट का था वह 2 रुपया से घट जाता है, यानी कि हर एक स्टूडेंट को जो पहले जितना रुपया खर्च करता था उससे 2 रुपया कम करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रारंभ में सभी छात्र का कुल खर्च ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछा है। ये भी पिछले सवाल के तरह ही है, उसमें सिर्फ जा रहा था, इसमें आ रहा है। तो मान लीजिए प्रारंभ में औसत जो था आपका वह आपका x था, औसत x था। तो अब 44 रुपया प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो यानी कि हर एक रोज का खर्च 44 रुपया बढ़ रहा है, औसत x रुपया से घट जाता है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना है? 38 स्टूडेंट, 12 और आ गया, तो 50 स्टूडेंट है ना, तो 50 स्टूडेंट अब आ गया, टोटल खर्च मेरा बढ़ रहा है, कुल खर्च जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन औसत जो है हर एक स्टूडेंट का खर्च का वह घट रहा है। तो कुल खर्च अब आपका ज्यादा कब होगा? जब 50 स्टूडेंट होगा। तो 50 स्टूडेंट का कुल खर्च है, पहले औसत x था तो इससे 2 कम हो गए। बाद वाला खर्च ये है, इससे घटा देंगे पहले वाला खर्च। तो पहले वाला खर्च कितना? पहले 38 स्टूडेंट था, x रुपया औसत था, तो 38x, और ये कितने के बराबर है? 44 रुपया प्रतिदिन आपका बढ़ जाता है, यानी कि 44 के बराबर। तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, 50x माइनस 38x, तो 12x हो गया, अब माइनस 100 है तो उधर जाएगा
तो 44 में 100 जुट जाएगा, 144 हो जाएगा, यानी कि 12 बार में कट गया, एक्स का वैल्यू जो है वह 12 आ गया। तो आपसे पूछा है प्रारंभ में कुल खर्च, छात्रों का कुल खर्च कितना था। प्रारंभ में तो मेरे पास 38 छात्र ही था ना, तो प्रारंभ में कुल खर्च कितना था, 38x था। तो इसलिए प्रारंभ में कुल खर्च, प्रारंभ का कुल खर्च 38x, 38 गुने 12, इकाई अंक पे 6 आएगा, 8 दूना 16। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 6 है, 456 आपका दिख रहा है, ये राइट आंसर है। तो ये सब भी हमेशा ध्यान से रखिए ताकि आपका टाइम कुछ ना कुछ तो बचेगा। इकाई अंक कितना आएगा, 8 गुने 2 16, 6 आएगा इकाई अंक। तो देख लेंगे ना ऑप्शन में कौन से ऑप्शन का इकाई अंक 6 है। अगर एक ही ऑप्शन का इकाई अंक 6 है तो उसी को आंसर कर देंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का इकाई अंक 6 रहता तब तो पूरा गुना करते। क्लियर है? चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। किसी पार्टी में ए बी सी डी में से प्रत्येक ने, हर एक कोई पार्टी हो रहा है, वहां पर ए बी सी और डी 4 लोग हैं, ठीक है। प्रत्येक ने 15 रुपया का योगदान दिया। हर एक अगर 15 रुपया का योगदान दे रहा है तो चारों मिलाकर कितना का योगदान देगा, ये हमको बताइए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, हर एक 15 का दे रहा है तो 15 गुना 4 60 रुपया का योगदान देगा कि नहीं, देगा ना। कहता है कि उस पार्टी में ई का जो योगदान है सभी के औसत राशि से, सभी का औसत राशि, सभी का जब औसत राशि बोल रहा है तो वो उसमें ई भी शामिल हो जाएगा। अगर ई छोड़ के बोलता तब बोलता कि ई के अलावा सभी का राशि, लेकिन बोला है कि सभी के राशि से 4 रुपया अधिक था। ई का योगदान जो है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई का योगदान जो है सभी का औसत राशि, यानी कि सभी का औसत राशि कौन सब है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसका औसत राशि कितना हो जाएगा, 5 आदमी है तो बट्टे में 5 कर देंगे तो इसका औसत राशि, तो ई जो है सभी के औसत राशि से 4 रुपया अधिक योगदान देता था, यानी कि 4 रुपया अधिक योगदान दिया। क्लियर है? तो अब यहां से देखिए ना, ए बी सी डी का आपका वैल्यू दिया हुआ है, अभी निकाले ना ऊपर में, ये 60 रुपया, तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 60 प्लस ई बट्टे में 5 अब प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो ये 5e हो जाएगा बराबर 60 प्लस ई, जब यहां एलसीएम लेते 5 तो 5 चौके 20 हो जाता है यह, तो ये इधर आ गया 6e, इधर आएगा तो 4e होगा, 60 प्लस 20 80। अरे ई, ये वाला ई जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो घट जाएगा 5e माइनस ई 4e। तो ई का वैल्यू आपसे पूछा था वो कि निकल के आ गया, ई बराबर 20 रुपया। तो ई का योगदान था वह 20 रुपया का था। तो बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे का सवाल देखेंगे।
अब देखिए कहता है, बहुत अच्छा सवाल है कि किसी कक्षा में 9 छात्र जो है कुछ राशि का योगदान करता है। किसी कक्षा में 9 गो छात्र है, कुछ राशि का योगदान करता है। अगर कितना राशि का योगदान करता है वह नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ राशि का योगदान करता है। उनमें से 7 छात्र जो है, 9 छात्र में से 7 छात्र जो है प्रत्येक 50 रुपया का योगदान देता है। 9 छात्र में से 7 छात्र जो है 50 रुपया का योगदान देता है। तो सातों छात्र मिलाकर टोटल कितना का योगदान देगा? 50 गुने 7 देगा कि नहीं? तो ये 7 छात्र का योगदान हो गया। अब मेरा 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 कितना छात्र बचा? 2 छात्र, काहे कि 9 ही छात्र है। तो 2 छात्र के बारे में कुछ बोला है सवाल में कि अन्य 9 छात्र द्वारा अन्य दो छात्र जो है वो सभी 9 छात्र के द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रमशः 50 रुपया और 90 रुपया अधिक देता है। तो क्रमशः 50 रुपया और 90 रुपया अधिक देता है 9 छात्र के औसत योगदान से। तो मान लीजिए कि 9 छात्र का औसत योगदान x रहा होगा। मान लीजिए कि 9 छात्र का औसत योगदान x रहा होगा, तो 8वां छात्र कितना होगा? कितना योगदान देगा? x प्लस 50। ये 8वां स्टूडेंट हो जाएगा। और 9वां स्टूडेंट क्या किया कि 9 छात्र के द्वारा गए औसत योगदान से 90 रुपया अधिक दिया। तो 9वां स्टूडेंट कितना देगा? x प्लस 90। ये 9वां स्टूडेंट दिया। तो यह जो टोटल 7 स्टूडेंट है, यह 8 स्टूडेंट, ये 9वां स्टूडेंट, यानी कि 9 स्टूडेंट हमको टोटल पुड़ गया। 9 स्टूडेंट का ये कुल खर्च है। ये किसके बराबर हो जाएगा बताइएगा? अरे 9 छात्र का मान लिए थे, औसत लिखे नहीं है। 9 छात्र का औसत खर्च जो था, वह औसत योगदान जो था x था। तो टोटल 9 छात्र का कितना योगदान हो जाएगा? 9x हो जाएगा कि नहीं? 9x हो जाएगा। तो यहां से अगर आप x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो आपसे पूछ भी वही रहा है। सभी 9 छात्र का औसत योगदान बताइए, औसत योगदान बताइए। तो देखिए ना, ये 350 है प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 9 5 14 140, ये बराबर 9x। x को एक साइड कर लीजिए, तो यहां पर 300 एक 400 490, और ये 2x उधर जाएगा तो घट जाएगा 7x। 7 से कट गया, 7 7 49 0, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वह 70 रुपया था। 9 छात्र के द्वारा दिया गया औसत योगदान जो था वह 70 रुपये का था, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर है? तो बहुत आसान है। जैसे जैसे जिस अकॉर्डिंग से आपका सवाल बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे बढ़ें। तो ये सब चीज है कि आप लैंग्वेज अगर पकड़ लिए सवाल का, तो फिर सवाल में कुछ नहीं, सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति है 8 महीने में उतना ही व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। यानी कि अगर 6 महीना में जितना वह कमाता है, वह 8 महीने में वह टोटल खर्च कर देता है। 6 महीने में कमाया गया राशि को वह 8 महीने में टोटल खर्च कर देता है। और बोलता है कि वह 1 वर्ष में 6,000 रुपया का बचत करता है। 1 वर्ष में
एक वर्ष का मतलब 12 महीने में 6,000 रुपये का बचत करता है, तो उसका औसत मासिक आय कितना है, यह आपसे पूछा है। औसत मासिक आय पूछा है। तो मान लीजिए कि मासिक आय जो है आपका हर एक माह जो है उसका कुछ रुपया कमाता होगा, तो मासिक आय मान लिए एक्स रुपया, मासिक आय एक्स रुपया मान ली, और मासिक व्यय जो है वह भी कुछ मान लीजिए। हर एक महीना जो खर्च कर रहा है मासिक व्यय, यह मान लीजिए कि वाई रुपया है। ये एक महीने का आय है एक्स रुपया और एक महीने का खर्च है वाई रुपया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 महीने में उतना ही खर्च करता है जितना वह 6 महीने में कमाता। तो अगर एक महीने में एक्स रुपया कमाता है तो 6 महीने में कितना कमाएगा, 6x। ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा 6 महीने का कमाई वह 8 महीने में खर्च करता है, यानी कि एक महीने में वाई रुपया खर्च करता है, तो 8 महीने में कितना खर्च करे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक सोचने वाली बात है। आपसे क्या पूछा है, मासिक आय पूछा है, यानी कि एक्स पूछा है, तो वाई को इलिमिनेट करना पड़ेगा है? तो यानी कि वाई को एक्स के टर्म में हम लिख दें, तो यहां से y बराबर आप डायरेक्ट लिखिएगा, y बराबर 6x/8, ये घटा दीजिए ना, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी कि 3x/4 यह आएगा। यानी कि y जहां भी इक्वेशन हम बनाएंगे, जहां दिखेगा y वहां पर 3x/4 पुट कर दें। तो अब देखिए ना, कहता है कि एक वर्ष में 6,000 रुपया बचाता है। तो अगर एक मंथ का बात करेंगे तो आय माइनस व्यय आपका ये बचत होगा कि नहीं। ये एक माह का आय एक्स है और एक माह का व्यय है आपका वाई, तो एक माह का बचत क्या हो जाएगा, आय में से खर्च घटा देंगे तो वही ना बचत होगा, बराबर। अगर पूरे वर्ष यह 6,000 रुपया बचाता है तो एक माह में कितना बचाएगा, तो 6,000 अब बटे में 12 बचाएगा कि नहीं, बचाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 500। यानी कि x माइनस वाई जो है आपका वह 500 के बराबर है, 500 के बराबर है। तो अब y के जगह यह पुट कर दीजिए, 3x बटे 4। तो इसलिए x तो है ही, y है आपका 3x/4, 3x/4, यह आपका 500 के बराबर। x/4 ये हो गया, इसलिए x बराबर जो है वह 2,000 रुपया हो गया, यानी कि 2,000 रुपया वह महीना कमाता। तो इसमें कोई खास बात था नहीं, इस सवाल में बहुत आसान था, सिर्फ लैंग्वेज देख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़े। तो ये सब चीज हमेशा माइंड में रखिए, अगर दो वेरिएबल आ रहा है तो किस वेरिएबल को हटाना है। तो देख रहे हैं कि हमसे मासिक आय पूछा यानी एक्स पूछा है, तो वाई को हटा देना है। तो y को x के टर्म में यहां पे लिख दिए थे, y बराबर 3x/4। जब ये इक्वेशन बचत वाला एक इक्वेशन बनेगा, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च, ये एक महीने का आय हो गया, बचत हो गया। तो पूरे वर्ष का बचत 6,000 रुपया है, तो 6,000 में 12 से भाग दे देंगे तो एक महीने का बचत निकल के आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 500, यहां से x बराबर 2,000 आ गया, y की जगह 3x/4 पुट कर दी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला टाइप का सवाल है टेम्परेचर बेस्ड सवाल। ऐसे भी अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर है, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए। डिहाइड्रेशन होने का ज्यादा चांस रहता है, तो समय समय पर कुछ कुछ देर पे आप पानी जरूर पीते रहिए, पानी का कमी मत होने दीजिए। खाने से ज्यादा पानी पे, फ्रूट्स पे और जूस पे ध्यान दीजिए, तो जिससे आपका हेल्थ सही रहेगा और अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेम्परेचर पे बेस्ड सवाल है, टाइप हमको लग रहा है ये 4 है, मेंशन करना भूल गए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 480 सी नहीं है, 48 डिग्री सेल्सियस है। ये 48 डिग्री सेल्सियस, ये 52 डिग्री सेल्सियस, इतना अगर आ जाएगा 520 डिग्री सेल्सियस तो धरती पे कोई बचेगा। 52 डिग्री सेल्सियस है और यह आपका 42 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान जो है 48 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर चारों दिन का कुल तापमान आपसे पूछे, अगर सोमवार को मंडे एम से डिनोट किए, मंगलवार ट्यूसडे को टी से डिनोट किए, बुधवार वेडनेसडे को डब्ल्यू से डिनोट किए और बृहस्पतिवार जिसको थर्सडे बोलते हैं, थर्सडे को टीएच से डिनोट किए, ये इसका चारों दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा? 48 डिग्री सेल्सियस है, तो 48 गुने 4, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19, 192 डिग्री सेल्सियस होगी। अब कहता है कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान जो है 52 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से अगली बार स्टार्ट किया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को फ्राइडे एफ आर से डिनोट कर दिए, एफ से ही डिनोट कीजिए ना। कहता है कि चारों दिन का औसत तापमान जो था वह 52 डिग्री है, यानी कि 52 गुने 4, यह कितना हो गया? 4 दूना 8, 5 चौके 20। अब कहता है यदि सोमवार को तापमान, सिर्फ सोमवार का बात किया है, सोमवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, 42 डिग्री सेल्सियस था, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए डिग्री में। ठीक है, तो यहां से देखिए ना, मंडे का हमको सिर्फ दिया हुआ था और शुक्रवार का हमको निकालना है। तो ये जो मंडे और मंडे को दिया हुआ है, शुक्रवार का निकालना है, तो बाकी जो रेस्ट बचा उस सबको हटा देना है कि नहीं, एलिमिनेट कर देना है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? एक दूसरे से घटा दीजिए, मान के चलिए घटाइए। ये घटा दिए, यहां जहां जहां प्लस है सब जगह माइनस कर दीजिए। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे से थर्सडे कट गया, तो बचा क्या इधर? मंडे आपका पॉजिटिव था और फ्राइडे आपका निगेटिव था, और यह घट के आ गया 192 में से 208 घटाइएगा तो -16 आएगा आपका। अब कहता है कि सिर्फ सोमवार का तापमान 42 डिग्री था, तो सोमवार का तापमान 42 डिग्री पुट कर दीजिए, ये 42 माइनस फ्राइडे बराबर -16। इसको इधर लेके आएंगे तो फ्राइडे का तापमान 42 प्लस 16 हो जाएगा कि नहीं? 52 अच्छे 58, 58 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ये आंसर होगा, जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। 58 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह का भी सवाल आता है, लेकिन ऐसे सवाल में ज्यादा लेंदी बनता नहीं है सवाल, सिर्फ इक्वेशन बना के एक दूसरे को से घटा देंगे तो इस तरह का सवाल बनता है। चलिए
अगला सवाल देखेंगे। टाइप 4 है, टाइप 4 अब यहां पे लिखे। चलिए, कहता है किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान जो है यह 370 नहीं 37 डिग्री सेल्सियस है। 370 रहेगा तो झुलस जाएगा लोग। तथा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान जो है वह 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान 5:4 में दिया हुआ है तो मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान ज्ञात कीजिए। मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान ज्ञात कैसे करेंगे? जब मंगलवार और बुधवार का तापमान इंडिविजुअली निकाल लेंगे और उस तापमान को दोनों दिन के तापमान को जोड़ के या 2 से भाग दे देंगे तो मंगलवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान निकल जाएगा। तो मेरा सबसे पहले एम क्या है? मंगलवार और बृहस्पतिवार का बुधवार का तापमान का योग निकालना। तो देखिए ना, सवाल में कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि सोमवार को अगर एम से डिनोट किए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, टोटल तापमान कितना हो जाएगा? 37 गुना 3, 7 तिहाई 21, 3 तिहाई 9, 2 11। और फिर आगे बोलता है मंगलवार, बुधवार, और बृहस्पतिवार, इसका कुल तापमान कितना हो जाएगा? औसत तापमान 34 था तो 34 गुने 3, 3 तिहाई 9 1 10। अब कहता है कि यदि सोमवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 5-4 था, सोमवार और बृहस्पतिवार का बात किया है, यानी कि इसी दोनों के बीच के तापमान का अनुपात दिया हुआ है। ये दोनों हमको सिर्फ लेना है, सोमवार और बृहस्पतिवार, बाकी सबको हटा देना है। तो कैसे हटाइएगा? घटा दीजिए ना तो हट जाएगा। ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये घटा। तो अब देखिए ना, ट्यूसडे से ट्यूसडे घट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे घट गया, तो बचा क्या? मंडे आपका पॉजिटिव है और माइनस थर्सडे। 111 में से 102 चला जाएगा, पॉजिटिव है माइनस 102, तो 9 आ गई। जबकि सवाल में हमको दिया हुआ है कि सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान का अनुपात जो है 5-4 है। तो यहां पर देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सोमवार और बृहस्पतिवार तापमान का जो अनुपात है वह 5-4 है। तो यहां पर अगर अंतर देखिएगा तो कितना है? 1 है। जबकि एक्चुअल में अंतर कितना है? 9 है ना। तो 1 को 9 से कंपेयर कर दीजिए ना, 1 को 9 से कंपेयर कर दीजिए। ये इसका कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया कि नहीं? तो 9 गुना हो गया तो मंडे का कितना आपका तापमान हो गया? इसका भी 9 गुना कर दीजिए, 45। और थर्सडे का कितना हो गया? ये भी 9 गुना कर दीजिए, 36। तो आपसे पूछा है मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान। तो मंगलवार का तो हमको मंगलवार और बुधवार यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपका औसत तापमान पूछा है, T+W पूछा है। तो मंडे का यहां से देखिएगा निकल गया 45। अगर इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए तो फ्रॉम 1 आप निकाल लीजिएगा कि नहीं? फ्रॉम 1 यहां पर m का वैल्यू, मंडे का वैल्यू 45 आया, पुट कर दीजिए तो ये आ गया 45 अब प्लस
मंगलवार प्लस बुधवार ये बराबर 111। तो ये आएगा आपका कितना आएगा, इधर जाएगा तो टी प्लस डब्ल्यू जो है घट जाएगा, 111 में से तो 66 हो जाएगा। और एवरेज पूछा है ना, औसत तापमान आपसे पूछा है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ये योग हो गया, एवरेज निकाल देंगे, टी प्लस डब्ल्यू अब बटे में 2 कर देंगे तो ये एवरेज आ गया कि नहीं, तो बटे में 2 इधर भी कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 33 डिग्री सेल्सियस। 33 डिग्री सेल्सियस बी आपका ऑप्शन सही है। ये 33 कीजिए, 33 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे सवाल में सिर्फ इक्वेशन बनाना रहता है और ज्यादा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ये 37 डिग्री कीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। अब बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का, किससे कंपेयर कर रहा है, बृहस्पतिवार को सोमवार से कंपेयर कर रहा है। तो जब भी कंपेयर करता है तो 4/5 दिख रहा है, तो नीचे वाला वो होता है जिससे कंपेयर किया जाता है, यानी कि सोमवार का तापमान जो है वह 5 होगा और बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, 4 होगा। तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो देखिए ना ये भी उसी तरीके से बनेगा। सोमवार यानी कि m प्लस मंगलवार अब प्लस बुधवार, ये तीनों का टोटल योग हो जाएगा तापमान का 37 गुने 3 111। जबकि मंगलवार यानी कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इसका औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 34 गुने 3 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 2 11 9 1 10, 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 1 10 हो जाएगा। तो इसको आपस में घटा दीजिए ना, घटाइएगा, ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे चला गया, तो आपका क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे, यह घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब सवाल में दिया हुआ है कि बृहस्पतिवार का तापमान जो है वह सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का तापमान का कंपेयर कर रहे हैं सोमवार के तापमान से, तो 5 नीचे वाला सोमवार का तापमान हो जाएगा, यानी कि मंडे का तापमान अगर बात करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, और बृहस्पतिवार का यानी कि थर्सडे का बात करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, 4:5 का। ठीक है, अब दोनों का आपसे क्या पूछा है, बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए, थर्सडे का तापमान ज्ञात कीजिए, तो यहां से दिख रहा है आपको कि अंतर कितना का है, एक, जबकि सवाल में हम सब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके लाए हैं, अंतर दोनों का कितना, 9, तो यानी कि 9 से कंपेयर कर देंगे, ये इसका 9 गुना है। तो आपसे क्या पूछा है, बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका भी 9 गुना कर दीजिएगा, 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ये 36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, अब बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। ये 31 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार हो गया मंडे प्लस ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन का बात किया है। औसत तापमान 31 है, तो टोटल तापमान कितना हो गया 124। और उसके बाद मंगलवार प्लस बुधवार अब प्लस बृहस्पतिवार अब प्लस शुक्रवार, इसका औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। तो 29.5 गुने 4, 5 के 20, बाकी 2 9 के 36, 2 38 और 4 दूना 8, 3 11। अब कहता है कि यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.1/2% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? आपसे पूछा है शुक्रवार के तापमान से ज्यादा है, यानी कंपेयर कर रहे हैं शुक्रवार से। तो यानी सोमवार और शुक्रवार का हमको रिलेशन अभी पहले तो ले आइए इस दोनों इक्वेशन से। तो अगर इसको आप घटाइएगा, ये घटा दीजिए, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे चला गया, थर्सडे से थर्सडे चला गया, तो यहां क्या बचा मंडे माइनस फ्राइडे। और ये घट के आ गया 124 में से 18 गया 6। अब देखिए प्रतिशत पे आइए, 37.1/2% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है यह पहले समझिए। 37.1/2% ज्यादा है। कहने का मतलब 37.1/2 कितना 3/8, 1/8 होता है 12.1/2, और उसका अगर 3 गुना कीजिएगा, ये सब चीज एकदम परसेंटेज जब हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज का भी वीडियो लेंगे, ठीक है, तो वहां पे बहुत बारीकी से पढ़ेंगे इस चीज को, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है पूरे अर्थमेटिक में। तो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है, बेसिक फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज, उसको कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये सब मौखिकली होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, परसेंटेज चैप्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप जानिए कि 12.1/2 1/8 होता है, तो उसका 3 गुना कीजिएगा तो ये 37.1/2 हो जाएगा। यानी कि 3/8 जो है 1/8 होता है 12.1/2, तो 3/8 जो है वह 37.1/2। तो कंपेयर किससे किया है? शुक्रवार के तापमान से कंपेयर किया है, यानी कि ये ज्यादा है, तो शुक्रवार से कंपेयर किया है ना, तो शुक्रवार का जो है तापमान वह आपका, और शुक्रवार से किसका तापमान को कंपेयर किया है? सोमवार के तापमान को कंपेयर किया, सोमवार का तापमान कंपेयर किया, तो शुक्रवार का हो गया आपका 8, और सोमवार जो है इससे 37.1/2 ज्यादा है, यानी कि 8 से 3 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 11। तो इस दोनों का अंतर यहां पर देखिए तो कितना है, आ 11 में से 8 गया 3, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना, सवाल में क्या हम इक्वेशन से निकाले हैं आपका 6, तो ये इसका कितना गुना है 2 गुना। तो आपसे पूछा है सोमवार का तापमान पूछा है, तो सोमवार का तापमान निकालना लीजिए यहां से, सोमवार का तापमान इसका भी 2 गुना हो जाएगा कि नहीं, 22 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर ऑप्शन बी, ये आपका 22 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर है? चलिए, तापमान से रिलेटेड सवाल खत्म हुआ। अब क्रिकेट पे आते हैं, बल्लेबाजी पे आते हैं। आईपीएल का मौसम भी चल रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रखते ही होंगे। हर किसी को इंटरेस्ट, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट रखना चाहिए, अपना हॉबीज जरूर रखना चाहिए। तो देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है। कहता है कि एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेला, 3 मैच खेला। उसके द्वारा पहले और दूसरे मैच में का स्कोर जो है, किए गए रनों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। 3 मैच खेला है। पहला मैच ये रहा, दूसरा मैच ये रहा, और यह तीसरा मैच रहा। ठीक है। कहता है कि पहले और दूसरे मैच में जो स्कोर किया है उसमें अनुपात जो है वह 5-4 का है। यह अनुपात आपका 5 और 4 का है। ठीक है। और दूसरे एवं तीसरे मैच का अनुपात जो है वह 2-1 का है। दूसरे के सामने 2 और यह 1। यदि पहले एवं तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर, पहला एवं तीसरा दोनों का अंतर जो है वह 48 है, पहला और तीसरे मैच के बीच का अंतर जो है 48 है, तो तीनों मैच में बल्लेबाज का औसत रन क्या है, यह आपसे पूछा है। तो तीनों मैच में कुल स्कोर अगर निकल जाएगा, उसमें अगर 3 से भाग दे देंगे तो बल्लेबाज के द्वारा औसत रन निकल जाएगा। औसत कैसे किसी भी बैट्समैन का निकलता है? जनरली क्या होता है, क्या कि जितना मैच खेला उसमें बनाया गया टोटल रन बटे में जितना मैच खेला, यानी जितना पारी खेला वो। अब कभी कभी तो अगर प्रैक्टिकली देखिएगा कि बहुत बार होता क्या है कि बैट्समैन आपका नॉट आउट रह जाता है, तो नॉट आउट रहता है तो वो इनिंग काउंट नहीं होता है। अगर आज हम 25 रन बना के नॉट आउट रहे, कल जाके हम 50 रन बना के आउट हो गए, तो मेरा एक ही इनिंग होगा और मेरा एवरेज क्या हो जाएगा? 25 आज का, कल का 50, 75 का एवरेज हो जाएगा। तो लेकिन इस पे अभी सवाल, नॉट आउट पे सवाल नहीं पूछा गया। जनरली अभी जो सिंपल लॉजिक है कि बनाया गया कुल रन बटे में आपका पारी की संख्या, यही औसत आपका बल्लेबाज का होता है। ठीक है। तो तीनों पहले और तीसरे मैच में 48 रन का अंतर था उस बैट्समैन के द्वारा। तो तीनों मैच में बल्लेबाज का औसत रन क्या है, यह निकालना है। तो यहां से दिख रहा है ना, ये पहला दूसरा तीसरा मैच के बीच का रन का जो है अनुपात वह निकाल लीजिए। तो इसके दाएं साइड ये खाली है, ये खाली दिख रहा है, तो सेम संख्या भर दीजिए। इसके बाएं साइड ये खाली दिख रहा है, तो सेम संख्या भर दीजिए। ये कितना आ गया, आप गुना कर दीजिए। 10, 8, 4 आ गया ना। अब सवाल में कहता है कि पहला और तीसरा के बीच का जो अंतर है वह 48 है। तो पहला और तीसरा के बीच का अंतर जो है, ये पहला है और यह तीसरा है। इसका अंतर यहां पर कितना दिख रहा है? 10 में से 4 गया 6, सॉरी, जबकि एक्चुअल में 48 है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 8 गुना दिख रहा है कि नहीं? तो अब औसत जो है, बल्लेबाज का औसत क्या निकल के आएगा? औसत जो है, यहां पे लिख देते हैं, जगह नहीं। तीनों मैच के द्वारा बनाया गया कुल रन, तो अनुपात में देखिएगा, एक स्टेप हम स्किप करेंगे। तीनों के मैच में बनाया गया स्कोर का अनुपात क्या है? 10, 8, 4, यानी कि टोटल अनुपातिक योग देखिए तो 10, 8, 18, 4, 22। तो बनाया गया कुल रन का भी तो हमारा 8 गुना होगा।
अब बट्टे में कितना आ जाएगा? औसत पूछा है तो 3 मैच है, ये कितना हो गया आपका? 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 3, 176/3, ये कितना आ गया? 58.2/3 आएगा आपका। 3×5 = 15, 2, 3×8 = 24, 2, हाँ 58.2/3। औसत कर लिए ना? औसत क्या होगा? टोटल रन, टोटल अनुपातिक रन है 10, 8, 18, 4, 22, 22 का भी 8 गुना, और बटे में 3 मैच है, 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत जो है वह 99 है। 99 पारी खेला और 99 पारी में 99 के औसत से वह रन बनाया। 100वीं पारी में जब 100th इनिंग खेलेगा, 100वां पारी जब खेलेगा तो उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100वां मैच के बाद, 100 पारी के बाद उसका रन का जो औसत है वह 100 हो जाए? बहुत आसान सवाल है। कहता है कि 99 पारी खेला, मान के चलिए कि यह आपका कुछ है, 99 पारी खेल लिया, 99 पारी खेल लिया, ठीक है। 99 पारी खेला, उसमें के द्वारा बनाए गए रनों का औसत भी है 99, यानी कि रन का जो औसत है 99, यह बहुत आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। यह 100th पारी है, 100वां पारी है यह, इसमें कितना रन बनाए कि दोनों मिलाकर जो एवरेज है वह 100 हो जाए। जब सबका मिलाकर एवरेज दे दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं ना, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब यहां पर एवरेज 100 है और यहां पे 99 है, तो एवरेज में कितना कम दिख रहा है? एक कम दिख रहा है, और टोटल कितना कम हो गया? 99, यानी कि ये -99, -99 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए, तो 100वां पारी में जरूर उसको +99 बनाना होगा एवरेज में। टोटल +99 और एवरेज भी निकालेंगे तो एक ही इनिंग है ना, तो 99/1 99, तो यह आपका 100th इनिंग का रन हो जाएगा। 100वां पारी में रन कितना बनाना पड़ेगा? 100th इनिंग का रन 100th इनिंग कितना रन बनेगा? 100 अब प्लस ये 99 जुट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 199। अगर माइनस रहता तो ये घट जाता। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 पारी में एक बल्लेबाज एक निश्चित औसत, 12 पारी में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है, कितना औसत है यह पता नहीं, लेकिन वह 12 पारी में है, ठीक है। 13वीं पारी में वह 64 रन बनाता है और उसका औसत 2 से बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यह हो निकालने बोला है। तो बहुत आसान सवाल है, अगर लॉजिकल देखिए, 1 लाइन में इस सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है, ज्यादा एक्स वगैरह पर नहीं जाएंगे। 12 पारी में एक बल्लेबाज कुछ औसत से रन बना रहा है, यह हमको मालूम नहीं कि कितने के औसत से रन बना रहा है, लेकिन 13वां पारी में वह 64 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 2 से बढ़ जाता है। जैसे ही 13वां पारी में 64 रन बनाया
तो पहले से औसत जो है वह 2 बढ़ जाता है। तो यानी कि वह पहले जो औसत रहा होगा वह 64 से कम रहा होगा कि नहीं? लॉजिकली सोचिए, 64 रन बनाए तब ना मेरा एवरेज बढ़ गया, और 64 से कम बनाते तो एवरेज और घट जाता कि नहीं? तो 2 से बढ़ रहा है, तो यानी कि पहले जो है आपका 64 रन से कम औसत रहा होगा। अब कितना कम रहा होगा यह देख लीजिए ना। तो पहले 13वां पारी का रन हम ले लिए, अब हमारे पास 12 पारी बचा, तो 12 गुने कितना से औसत बढ़ रहा है? 2 से औसत बढ़ रहा है, तो ये कितना हो गया? 64 माइनस 24, 40 का औसत है। औसत अगर बढ़ रहा है तो जरूर वह जो अगला जो लास्ट इनिंग में रन बनाया है उससे कम पहले औसत रहा होगा, इसलिए औसत बढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए घटा दिए। अगर औसत घट जाए तो अब देखिए ना, अगला सवाल में औसत घटेगा भी। कहता है किसी बल्लेबाज का 15वां पारी में एक निश्चित औसत है, कितना औसत है यह हमको मालूम नहीं, लेकिन 16वीं पारी में वह 80 रन बनाता है। 16वां पारी हम ले लिए, 80 रन बनाया हुआ, ठीक है, उसका औसत 5 से घट जाता है। तो 5 से घट जाता है यानी कि 80 से ज्यादा रन बना, 80 से ज्यादा औसत होगा मेरा पहले, तब ना 5 से घट गया। 80 रन बनाने के बाद, 80 रन बनाने के बाद हमारा औसत जो है घट जाता है 5 रन से, तो जरूर हमारा 80 से ज्यादा औसत रहा होगा पहले। तो कितना ज्यादा रहा होगा? तो 80 प्लस 16वां पारी का रन हम ले लिए हैं, तो अब 15 पारी न बचा, 5 से घट 5 से घट रहा है और 15 पारी तक घटा, तो 80 अब प्लस 75, 155 हो गया। यानी कि 16वीं पारी के बाद उसका औसत जो है 155। क्लियर है? 155 का औसत हो गया, यानी कि पहले जो जो भी था, आप 116 पारी के बाद अब उसका औसत जो है 155 रह गया। तो सिंपल ये लॉजिक है एकदम। सोचिए, अगर क्रिकेट आप देखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं कि अगर हमारे रन बनाने से औसत बढ़ रहा है तो जरूर जो लास्ट इनिंग में रन बनाए हैं उससे कम रहा होगा औसत पहले। और सिंपली जब अगर औसत घट रहा है तो लास्ट इनिंग में जो रन बनाए हैं उससे ज्यादा रहा होगा मेरा औसत। यही तो लॉजिक है। चलिए आगे का सवाल देखें। एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा उसके खेले गए 60 पारी की बल्लेबाजी का औसत जो है वह 40 रन है। 60 पारी तक बल्लेबाजी किया, उसका औसत जो है 40 रन है। ठीक है, उसका सर्वाधिक स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 152 रन अधिक है। यानी कि एक हाईएस्ट स्कोर होगा, एक लोएस्ट स्कोर है, दोनों के बीच का अंतर जो है वह 152, यानी कि सर्वाधिक स्कोर और जो सबसे उस बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 152। कहता है कि इन दोनों पारी को हटा दें तो शेष पारी, यानी कि हाईएस्ट को और लोएस्ट को दोनों को हटा दें तो शेष पारी में, शेष 58 पारी, पहले 60 पारी खेल रहा था, अब उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा देंगे तो 58 पारी खेलेगा। उसका औसत रन जो है 38 रह जाता है, 38 रह जाता है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट स्कोर क्या होगा यह ज्ञात कीजिए। तो कैसे कीजिएगा?
बस पानी ना है। चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा 60 पारी में 40 के औसत से रन बनाया तो टोटल रन कितना हो गया, यह पहले हमको बताइए तो। 60 गुने 40 यानी कि 2400 रन बनाया। 60 पारी में 40 के रन से औसत से बनाया तो टोटल रन कितना बना दिया 60 पारी में? 40 के औसत से बनाया तो 60 गुने 40 2400। अब कहता है कि दोनों पारी को हटा दें, यानी कि निम्नतम पारी जो था, न्यूनतम स्कोर और हाईएस्ट स्कोर को हटा दें। दोनों पारी को हटाने के बाद 58 पारी बचेगा और 58 पारी में जो उसका औसत जो है वह 38 हो जाता है। तो इसको गुना कीजिएगा, 80 80 64, बाकी 6, 8 तिहाई 24, 8 पंचे 40, 8 तिहाई 24, 8 पंचे 40, 40 24, 64 6 70 और 3 पंचे 15 7 22, 2204। तो यह जो आपका आया, अगर इसको घटाएंगे 2400 से 2204 आ गया। क्यों आया? क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट को जो है वह हम हटा दिए थे, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट का जो योग होगा वह इसी का अंतर तो होगा। तो कितना हो जाएगा? 6 9, 3 में से 2 गया 1, 196, यानी कि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का योग जो है 196। अब दोनों का एक अंतर भी दिया हुआ है कि न्यूनतम स्कोर से 152 रन अधिक है हाईएस्ट स्कोर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर भी हमको दिया हुआ है। कितना? 152। आपसे हाईएस्ट पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, लोएस्ट तो ऐसे ही दिख रहा है, प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो ये 2H ये जुट गया तो 6 2 8, 9 5 14, 1 1 2 1 3, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौके 8। हाईएस्ट स्कोर जो है उसका 174 रन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। यहीं पे आज अपने वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए। ठीक है, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कमेंट्स बॉक्स में अपना कुछ क्वेरी है तो उससे पूछ सकते हैं। कुछ सुझाव हो वीडियो को लेके, पढ़ाने के तरीके को लेके, तो उसमें भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मन लगा के रिवाइज करते रहिए ताकि आपको मैथ में कोई कठिनाई ना आए। तो इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।